जी हाँ, 6 वर्षों के बाद पुलवामा आतंकी हमले पर आया चौंकाने वाला सच। मोदी की जांच एजेंसी पूरी तरह हो गई बेनकाब, खुलासे से दुनिया हैरान। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर 6 वर्षों तक जो भारत की जांच एजेंसी एनआईए नहीं कर सकी, वो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने वो कौन सा खुलासा कर दिया जिसके बाद में मोदी सरकार पर सवाल उठने लगे। आखिर पुलवामा आतंकी हमले को लेकर के राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता जो सवाल उठा रहे थे, क्या अब उन सवालों को अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी में बल मिला है? क्या एनआईए ने जो जांच की है उसमें असली सच को छुपा दिया गया था और 6 वर्षों के बाद इंटरनेशनल एजेंसी ने उसका खुलासा कर दिया? और ऐसे में मोदी और बीजेपी दोनों ही सख्ते में हैं। दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं, अंत तक इसे जरूर देखें। साल 2019 14 फरवरी, जहां तक मुझे डेट याद आती है, पुलवामा का अटैक, आतंकी हमला जिसमें हमने 40 जवानों को खो दिया। मगर उस हमले का मोडस ऑपरेंडी जो था उसने सबको हिला करके रख दिया। कई सारे वरिष्ठ पत्रकारों ने विपक्षी के अलावा सवाल उठाए कि साहब, यह हमला क्या वाकई आतंकी हमले को रोकने के लिए जो सरकार दावा करती है उसमें वो कामयाब हुई? आखिर यह हमला हुआ कैसे? इस हमले ने कई सारे सवालों को जन्म दिया है जिसके जवाब मोदी सरकार दे क्यों नहीं रही? आज तक वो सवाल बने हुए हैं। लेकिन अब इस अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उन सवालों के कुछ जवाब तो दिए हैं जिससे आप चौंक जाएंगे। सवाल क्या थे दोस्तों उस वक्त जब हमला हुआ? सबसे पहला सवाल ये कि 200 किलो आरडीएक्स आखिर वहां पर पहुंचा कैसे? कौन लेकर के आए? वो आतंकी कहां गए? दूसरा ये कि जब जिस रूट से आर्मी के जवानों को गुजरना था वो रूट बड़ा खतरनाक माना जाता था और वहां पर उस वक्त सत्यपाल मलिक थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल। उन्होंने मांग की थी सरकार से कि साहब, विमान दिया जाए इनके मूवमेंट के लिए। इस रास्ते से जाना, हवाई रोड से जाना, बाई रोड जाना खतरे से खाली नहीं है। नहीं दिया गया, सरकार की तरफ से मना कर दिया गया। तीसरा सवाल, जब रोड से ही जाने के लिए मजबूर किया गया तो फिर उस पूरे रोड को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? वहां पर सुरक्षा, आप देखते हैं जब वीवीआईपी रूट लगता है किस तरीके से, कैसे सैनिटाइज किया जाता है उस रूट को, कैसे वहां पर जगह जगह सिक्योरिटी वाले तैनात रहते हैं। मगर आर्मी के जवान वहां से गुजर रहे थे तो उसे सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया? और साथ ही साथ में उस पुलवामा की जांच को लेकर के 6 वर्षों में क्या निकल करके सामने आया? ये सारे के सारे ऐसे सवाल थे जिसे अब तक सरकार दबाए बैठी थी। हालांकि एनआईए ने जो जांच की, जांच में क्या कुछ पाया वो भी आपको बताता हूं। मगर दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने जो खुलासा किया है वो चौंकाता है। वैश्विक आतंकी फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने आतंकवादी फंडिंग पर एक सनसनीखेज रिपोर्ट दी। ऑनलाइन पेमेंट, ई कॉमर्स के जरिए लोगों को आटा नमक ही नहीं मिल रहा बल्कि आतंकवादियों को हथियार भी सप्लाई हो रहा। भुगतान में आम लोगों को सुविधा ही नहीं बढ़ी बल्कि आतंकवादियों की फंडिंग के लिए दुरुपयोग भी आसान हो गया। दरअसल एफएटीएफ ने खुलासा किया कि 2019 के पुलवामा और 2022 के गोरखनाथ मंदिर हमलों में आतंकियों ने अमेजन और पेपैल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हथियार और फंड जुटाए। ये चौंकाने वाला सच डिजिटल युग में आतंकवाद की नई रणनीति को दिखाता है। क्या ये एनआईए की जांच एजेंसी में आया था सामने? एनआईए जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण भारत की जांच एजेंसी है, आमतौर पर आतंकी टेरर फंडिंग, आतंकी हमलों की जांच करती है। मगर अब तक ये जांच में एनआईए के सामने आया ही नहीं। क्यों नहीं आया भैया? क्या इन तमाम चीजों को जानबूझ करके पर्दादारी की जा रही थी? आप जहन में रखिए कि पुलवामा का अटैक होता है। पुलवामा के अटैक के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर के एक रैली में आह्वान करते हैं, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसके बाद में सर्जिकल स्ट्राइक होती है। पुलवामा में आतंकवादी हमले में आतंकियों के जरिए शहीद हुए जवानों के नाम पर मोदी वोट मांगते हैं। वो वीडियो क्लिप आपको मिल जाएगा।
और उसके बाद में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस पर वोट मांगते हैं। कई सारे लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर इसके पीछे का पूरा मामला था क्या। वो 2019 का लोकसभा चुनाव जिसमें बीजेपी की हालत खराब होती हुई दिख रही थी। पुलवामा के अटैक के बाद में बीजेपी उस चुनाव को जीत जाती है। 303 सीटें बीजेपी अकेले जीतती है, 350 के पार एनडीए के साथ जाती है। दोस्तों, हाल का पहलगाम आतंकी हमला, पुलवामा का सच सामने नहीं आया था। पहलगाम का सच अब तक सामने नहीं आया कि वो आतंकी कहां गए जिन्होंने 26 को मारा, लापता हो गए, जमीन निकल गई, आसमान आ गया, कहां गए। दोस्तों, एफएटीएफ ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा गया कि आतंकी संगठन अब हथियार और विस्फोटक सामग्री जुटाने के लिए ई-कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट ऑन टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क की इस रिपोर्ट में 2019 के पुलवामा आतंकी हमले, 2022 के गोरखनाथ मंदिर के हमले का जिक्र करते हुए बताया गया कैसे आतंकियों ने अमेज़न और पेपैल जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। दोस्तों, जो खुलासा हुआ उसने पहलगाम हमले और ट्रंप के बिजनेस वाले दबाव में आतंकियों के होश ठिकाने लगने से पहले ही पूर्ण रूप से मोदी के सीज़फायर के फैसले के बाद आई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की रिपोर्ट ने मोदी सरकार के हाथ पैर फुला दिए, क्योंकि बहुत सारा सच अभी भी आ रहा है। एफएटीएफ की रिपोर्ट के अनुसार 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत हुई। इस हमले को पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया। जांच में पता चला कि हमले में इस्तेमाल इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी कि आईईडी का एक प्रमुख घटक एल्यूमिनियम पाउडर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेज़न से खरीदा गया। अमेज़न से खरीदा गया। इस पाउडर ने विस्फोट की तीव्रता को कई गुना बढ़ा दिया था। आपको बताऊं कि भारतीय जांच एजेंसियों ने इस हमले के लिए 19 लोगों को गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत आरोपी भी बनाया है, जिनमें 7 विदेशी नागरिक भी थे। जांच में आतंकियों के ठिकाने, वाहनों, अन्य संपत्तियों को भी जब्त करने की बात की गई। एफएटीएफ ने इस मामले को मिसाल के तौर पर पेश करते हुए चेतावनी दी, आतंकी संगठन अब सामान्य ऑनलाइन खरीदारी के जरिए अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे। यानी कि दोस्तों, एक्सप्लोसिव पदार्थ को, विस्फोटक पदार्थ को तैयार करने के लिए उसमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ों को एक साथ ऑनलाइन मंगा लिया। अलग अलग चीज़ में कुछ पाउडर जो दूसरी भी चीज़ों के इस्तेमाल में आता है। जैसे कि आप देखें, परमाणु हथियार जो बनता है देशों का, जैसे ईरान को लेकर के भी पूरा हंगामा चला, युद्ध हुई। परमाणु हथियार जो बनता है उसमें जो यूरेनियम यूज़ होता है, 90% इनरिच्ड अगर यूरेनियम कर लिया गया परमाणु हथियार के लिए काफ़ी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो यूरेनियम सिर्फ परमाणु हथियार के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए भी, पावर के लिए, एनर्जी के लिए, दूसरी चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐसे विस्फोटक पदार्थ में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें दूसरे घरेलू इस्तेमाल में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इस्तेमाल की जाती हैं कुछ चीज़ें, जिससे कुछ चीज़ें बनती हैं। इसलिए अलग अलग जगहों पर उसे मंगाया गया। हमलावरों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन सेवाओं का उपयोग किया। इससे इसका आईपी एड्रेस ट्रैक नहीं होता। कहा गया कि इसने अपने बैंक खाते से वीपीएन सेवा के लिए भुगतान किया था। पेपल ने संदिग्ध लेन देन के कारण हमलावर के खाते को निलंबित भी कर दिया, जिससे आगे की गतिविधियां रुक गई। पहलगाम हमले के बाद भारत ने एफएटीएफ से पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की थी और हाल में अप्रैल 2025 के पहलगाम हमले के बाद भी भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए औपचारिक अनुरोध किया। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ देश आतंकी संगठनों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। यह सहायता आतंकियों को धन जुटाने, उनकी गतिविधियों को प्रबंधित करने में मदद करती है। भारत ने इस मुद्दे को बार बार उठाया, विशेष रूप से जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के संदर्भ में। तो फिर इस रिपोर्ट के आने के बाद मोदी सरकार किस तरीके से गिर रही है? क्योंकि अभी तक जो जांच भारतीय जांच एजेंसी ने किया, क्या वो वाकई निष्पक्षता से जांच कर पाई हैं? कहा ऐसा जा रहा कि 13,500 पन्नों की चार्जशीट सौंपी है एनआईए ने, मगर उसमें क्या है? एफएटीएफ जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, जिसके जरिए टेरर फंडिंग और दूसरी तमाम चीजों के लिए निगरानी रखी जाती है। आपको याद होगा कि 26/11 के बाद में, मुंबई में ताज अटैक के बाद में, मनमोहन सरकार ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवा दिया था, मगर मोदी सरकार
ब्लैक लिस्ट में या ग्रे लिस्ट में नहीं डलवा पाई। 2022 में वो ग्रे लिस्ट से भी बाहर आ गया पाकिस्तान। मोदी सरकार देखती रह गई। किस तौर पर कूटनीति, किस तौर पर विदेश नीति, किस तौर पर आतंकवाद विरोधी नीति, किस तौर पर अपने आप को दुनिया के सामने मजबूत किया, जिसका ढिंढोरा अंधबत पीटते हैं। मोदी साहब पहुंचते हैं तो वहां पर बीजेपी की पीआर एजेंसी पहले से इवेंट करा देती है। 10 लोग खड़े होकर के मोदी मोदी के नारे लगा देते हैं। मीडिया उसे लाइव कवरेज दे देता है। लगता है कि साहब विश्व में डंका बज रहा है, मगर असलियत तो बाहर आई ना सामने। पहलगाम आतंकी हमले के बाद में मोदी की कूटनीति की, विदेश नीति। खैर, आपको बताएंगे कि किस तौर पर सरकार गिरी। इससे पहले आपको रिपोर्ट के प्रभाव भी जल्दी से बता देते हैं। रिपोर्ट का असर क्या होगा। एफएटीएफ की इस रिपोर्ट का आतंकी फंडिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में एक अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय अधिकारियों ने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाने की जरूरत है। लगातार एफएटीएफ से अपील की कि वो उन देशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो आतंकवाद को प्रायोजित करते हैं। एफएटीएफ से कहा, मगर आपको याद होगा कि भारत में जब आतंकी हमला हुआ पहलगाम, तो उसके बाद में किस तरीके से पाकिस्तान को लोन मिल गया, अमेरिका ने लोन दिला दिया, दोबारा से मिल गया। और दोस्तों, भारत ने कोशिश की, भारत ने नहीं कहूंगा, मोदी सरकार कहूंगा, क्योंकि मोदी सरकार और भारत दो अलग अलग चीजें हैं। कोई सरकार अगर अपनी नीतियों के जरिए देश को अपने हिसाब से ले जा रही है और वो नीतियां लगातार फेल हो रही हैं, तो इसे भारत नहीं कहेंगे कि भारत फेल हुआ। उस सरकार की, उस नेता की नीति फेल हुई है। अब ऐसे में लगातार कोशिश के बावजूद ग्रे लिस्ट में नहीं डला पाई मोदी सरकार। लगातार कोशिश के बावजूद पाकिस्तान को जो फंड मिला उसे रुकवाने के लिए मोदी सरकार ने कोशिश की, नहीं करा सकी। क्यों? और उसी फंड के जरिए पाकिस्तान उन अड्डों को दोबारा से तैयार कर रहा है जिन्हें हमारे सेना ने पराक्रम के जरिए आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया था पाकिस्तान में। दोस्तों, एफएटीएफ ने अपने 200 सदस्य देशों को सलाह दी है कि वो वीपीएन, पीयर टू पीयर पेमेंट, लेन देन और ई कॉमर्स गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें। अगर समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो डिजिटल इकोसिस्टम आतंकवाद का एक बड़ा माध्यम बन जाएगा। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एफएटीएफ ने आतंकी फंडिंग पर एक बड़े विश्लेषण की घोषणा की थी, जिसका रिपोर्ट हिस्सा है। एफएटीएफ की रिपोर्ट डिजिटल युग में आतंकवाद की नई चुनौतियों को सामने लाती है। पुलवामा और गोरखनाथ मंदिर हमलों के उदाहरण ने यह साफ कर दिया कि आतंकी संगठन अब तकनीक का उपयोग करके अपनी गतिविधियों को और अधिक खतरनाक बना रहे हैं। यह खुलासा न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक समुदाय के लिए भी एक चेतावनी है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी और नियंत्रण की जरूरत है। तो ऐसे में सवाल यह कि अभी तक जिन सवालों के जवाब मोदी सरकार ढूंढ नहीं सकी कि वो आतंकी कैसे उतना विस्फोटक पदार्थ लेकर आए, क्यों उन्हें विमान नहीं दिया गया, उस रास्ते को सैनिटाइज क्यों नहीं किया गया, जबकि उपराज्यपाल उस स्टेट के रहे थे। और फिर उसके बाद में उसके सहारे मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री मोदी पुलवामा में शहीद हुए जवानों के नाम पर वोट क्यों मांगने लगे? पुलवामा हमले के बाद में सर्जिकल स्ट्राइक पर वोट क्यों मांगने लगे थे? वीडियोस आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे उनके वोट मांगने के। उन्होंने कहा था कि मैं अपने फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहूँगा, क्या पुलवामा में शहीद जवानों के नाम पर अपना पहला वोट समर्पित कर सकते हैं? क्या ये मोदी साहब के शब्द हैं? सवालों के घेरे सरकार उस वक्त रही, विपक्ष के और बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों के। अब जबकि रिपोर्ट राष्ट्रीय एजेंसी, तो जो खुलासा एनआईए नहीं कर सकी, मोदी सरकार की एजेंसी नहीं कर सकी, वो खुलासा इस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने किया है। देखना होगा कि आगे एनआईए कौन से खुलासे करती है और इसके पीछे का असली सच कब तक आता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।